लंबे समय तक संघर्ष किया है और आज भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये पार्टी आंदोलनकारियों की ही पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की लालच रखने वालों की नहीं है। ये पार्टी अपने हक अधिकार का प्रतिनिधित्व भेजने के लिए तैयार हुई पार्टी है। और आज मुझे ये आभास हुआ कि यहां पर एज ए नेता बनने के मन से आए हुए कम और क्रांतिकारी और एक परिवर्तन और एक आंदोलनकारी के रूप में आए हुए सदस्य ज्यादा लगे मुझे आज। तो सारे आंदोलनकारियों को, सारे क्रांतिकारी वीरों को, नारी शक्ति को, आप सभी को भारत आदिवासी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य होने के नाते और उस पार्टी का सांसद होने के नाते आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य पिछड़ा समुदाय पूरे देश में वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है। कोई विस्थापित नहीं होने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने अस्तित्व, अपना घर बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई आजादी से पहले भी लड़ रहे थे। तो आजाद भारत में लड़ाई लड़ने की कहां जरूरत पड़ी हमें? आजाद भारत में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए शासन प्रशासन में रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है और वो हमारा प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव से जीत के जाता है व्यक्ति, उसकी रहती है। इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में सड़कों पे, सभाओं में, धरना स्थलों पे आंदोलन आज पूरे देश में हो रहे हैं। एक बात आप सबको, हम सबको जानने की जरूरत है, इस आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलनरत है तो कौन सा समुदाय है? इस देश के अंदर हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से लगा के आपका छत्तीसगढ़, ये झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उधर पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, पूरे देश के अंदर देखा जाए या फिर मध्य भारत में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आंदोलन करते हैं तो कौन सा समुदाय कर रहा है? सच्चाई है ये? क्यों जरूरत पड़ रही है आंदोलन की? हम इतने फ्री भी नहीं बैठे हैं, हमारा समुदाय इतना संपन्न भी नहीं है कि आंदोलन करके मध्यमस्ती करे। 2 वक्त की व्यवस्थित हमें भोजन की भी उपलब्धता नहीं है, इसके बावजूद भी उस परिवार का व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। यह सच्चाई है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर आंदोलन कर रहा है, धरने दे रहा है तो आदिवासी समुदाय दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि वो प्रताड़ित हो रहा है हर तरफ से उसके साथ अन्याय हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखने जाएंगे तो एससी समुदाय मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इस देश के अंदर कोई समुदाय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करता है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती उनको। जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, सरकार में जो हिस्सेदारी बैठा हुआ है, भले 2% 3% है, लेकिन वो व्यक्ति उसके समाज के प्रति वफादार है, जवाबदेही है। और हमारा जनप्रतिनिधि
जिस आरक्षित सीट से एमपी एमएलए जाता है, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहूंगा, मैं ऑल ओवर सबको कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी से विधायक बन के गए, जिस पार्टी के मैंडेट से, लेकिन वो रिजर्व सीट से गए, वो रिजर्व सीट से जाने के बाद, आरक्षित सीट से जाने के बाद वो आदमी अपने समुदाय के प्रति वफादार नहीं रहता है, न ही समुदाय के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही रहता है। वो व्यक्ति पार्टी हाईकमान के प्रति जवाबदेही रहता है और उसके प्रति वफादार रहता है। आज तक देखा होगा आपने, झारखंड में और दूसरी जगह भी, नेता जो भी हो उस क्षेत्र की जनता से डरता है या हमारे समुदाय से डरता है या फिर पार्टी से डरता है? किससे डर रहा है? पार्टी से इसलिए डर रहा है वो टिकट कट जाएगी। लेकिन हमें भी एक सोच में परिवर्तन लाना है। जब हम सोच में परिवर्तन लाएंगे तो नेता भी सोच में परिवर्तन लाएगा। हमारे भी दिमाग में यही है, जब चुनाव आते हैं सबकी चर्चा होगी अभी क्या टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी। सबके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठा हुआ है, टिकट किसको मिलेगी। कांग्रेस का पदाधिकारी होगा वो भी सोचता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोचता है कि हमारे कांग्रेस को टिकट किसको मिलेगी, बीजेपी वाला सोचता है कि किसको मिलेगी, जेएमएम वाला सोचता है किसको मिलेगी। और टिकट मिलने के बाद साइकोलॉजिकल वो आदत तो सेट हो जाता है, हाँ ये तो जीत गया। अब जो उम्मीदवार है उसके भी दिमाग में यही है कि टिकट से सब कुछ हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपन नॉमिनेशन भरने जाएंगे, उस दौरान अगर वो नेता पार्टी का टिकट का मैंडेट ले जाए और साथ में आदिवासी होने का प्रमाण पत्र अगर नहीं ले जाता है तो क्या फॉर्म पास होगा? ताकत किस में है, टिकट में है कि आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र में है? लेकिन ये बात उसको भी नहीं पता चल रही है, नहीं हमको पता चल रही है। हमें दूसरों को भी दोष देना है, लेकिन हमारी भी जो कमियां हैं उसको भी थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा। किसी ने आज तक इस प्रमाण पत्र के प्रति वफादारी का काम नहीं किया। कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि मैं आदिवासी के प्रमाण पत्र से आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समुदाय के प्रति वफादार रहूं और उसके प्रति जवाबदेही रहूं। ये कोई भी नेता नहीं कहता और नहीं हम उसको मजबूर करते हैं इस बात के लिए। वो ये रात दिन सोचता है पार्टी हाईकमान क्या करेगा, पार्टी हाईकमान कहेगा वो जाएगा, पार्टी हाईकमान कहेगा उठ जा तो उठ जाएगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा। लेकिन समुदाय कहेगा तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमने हमारी ताकत का अंदाजा नहीं बताया। दादा ने बताया, मैडम ने बताया, सारे साथियों ने बताया, आप हमेशा सुनते होंगे। एक बात हम ये सुनते हैं कि हमारे समुदाय का इतिहास बहुत गौरवशाली, और पूरे देश के अगर इतिहास के पन्नों पे जाएंगे तो आदिवासी समुदाय के लथपथ है, मतलब आदिवासी समुदाय के खून से लथपथ है इतिहास। इस देश में सबसे ज्यादा अगर शहीद कोई हुआ है, बलिदान किसी ने दिया है, अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, सामंतवादियों से लड़ाई में, मुगलों से लड़ाई में, जो भी आक्रमणकारी आए हैं इस देश पे, उनसे अगर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो आदिवासी समुदाय ने किया है। यह आंकड़ा कहीं बताएंगे? आजादी से पहले भी अगर इस देश में शहीद हुए की संख्या अगर काउंट की जाए तो हम लाखों में मिलेंगे, कोई हजारों में मिलेगा। और आजादी के बाद भी कई आंदोलनों में यहां अत्याचार, शोषण की नीति से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो भी आदिवासी समुदाय ज्यादा है। और आज मुझे दुख है इस बात का, मुझे भी पहले थोड़ी जानकारी नहीं मिली, हमने गाड़ी घुमा ली, इसके बाद पता चला कि खरसवा जो आजाद भारत के अंदर एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ ही हमारे खरसवा में आदिवासी समुदाय हजारों की संख्या में मारे गए। ये इतिहास कितना पुराना है, 1948 का, 1 जनवरी 1948 का, लेकिन आज भी सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस आंदोलन में कितने लोग मारे गए। सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है।
10,000 साल पहले रामायण में कहां पर क्या हुआ था, कहां पर कौन सी घास उगी थी, वो पता है, वो बता रही है सरकार पाठ्यक्रम के माध्यम से। लेकिन खरसवा में कितना आदिवासी शहीद हुआ वो नहीं बताया जा रहा है। 6,000 साल पहले महाभारत में किस जगह क्या हुआ, वो गाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी, उसका पहिया टेढ़ा हो गया, उसके अंदर श्री कृष्ण ने अंगुली डाल दी, ये पता है। लेकिन खरसवा आजादी के बाद 1948 में यहां कितने आदिवासियों का खून बहा, कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वो नहीं पता है, वो नहीं बता रहे। पाठ्यक्रम में भी संख्या नहीं बताई, मैं गूगल पे चेक करा था, वहां भी संख्या नहीं बताई। आप स्थानीय होंगे, हमने भी पहले सुना है कि बता रहे हैं कि लगभग 30,000 के आसपास आदिवासी मारे गए, कितनी सच्चाई वो नहीं पता, लेकिन इतना बताते हैं। क्यों ये इतिहास छुपाया जा रहा है? हम इतिहास के बारे में बात करके आपके अंदर गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, तसल्ली हो जाएगी फिर। लेकिन अब हम करना क्या है? एक चीज मैंने देखा पूरे देश लेवल पे, जहां आंदोलन ज्यादा होते हैं वहां पर आंदोलन को कुचलने वाली सरकार ही जीतती है। जिस इलाके में, जिस जिले में आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलन हुए हैं, उस इलाके में कौन जीतता है? जिसके खिलाफ आंदोलन हुए वही जीतता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया इस बार, देखा हमने। लेकिन छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर है, पूरा मध्य प्रदेश, पिछले छत्तीसगढ़ का जो डाटा भी आया, गवर्नमेंट का डाटा है, 187 लोग पिछले एक साल के अंदर मारे गए आदिवासी समुदाय के, ओनली फॉर। यहां पर भी आंदोलन बहुत हुए। आपने योग शर्मिला का नाम सुना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लाई थी, जो आदिवासी संदिग्ध दिखे इसको सीधा गोली मारने का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उस कानून का नाम था अप्सा कानून। अप्सा कानून के खिलाफ वो महिला 16 साल तक आंदोलन रही, लगभग 3 से 4 साल तो भूखी रही वो। और केंद्र सरकार को उस एक अकेली महिला की ताकत के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और वो अप्सा कानून के अंदर संशोधन किया और थोड़ी राहत दी। लेकिन वो महिला जिन लोगों के लिए, जिस इलाके के लिए लड़ी थी, वो महिला जब चुनाव में उतरी, लोकसभा शायद, तो 86 या 87 वोट मिले। कितने वोट मिले? 86-87। आपके झारखंड में भी कई उदाहरण होंगे, जो व्यक्ति लड़ झगड़ के सरकार के द्वारा समुदाय के हित में काफी काम कराए होंगे, लेकिन जब वो आपका प्रतिनिधित्व सड़क से ज्यादा विधानसभा में बेहतर करने के लिए कोशिश करता है, तो उसको रोका जाता है और कहा जाता है तू तो सड़क पे ही कर, वहां नहीं करना है। और एक हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि राजनीति गंदी होती है, डाला नहीं डाला है? जो समझदार व्यक्ति है, जो कुछ करने की ताकत रखता है और समाज हित में सोचता है, उसके दिमाग में पहले डाला जाता है कि राजनीति गंदी है, राजनीति से दूर रहना। और इसलिए हमारे बेचारे सामाजिक मूवमेंट वाले लोग राजनीतिक से दूर रहते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, सड़कों पे आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, धरने देते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, आप चाईबासा या रांची में 5 लाख इकट्ठे लोग कर लो और 2 दिन आप चिल्लाओ, एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ आप एक विधायक या 2 विधायक चुन के आप राज्य विधानसभा में भेजो, सदन में भेजो, और वो व्यक्ति आप 2 मिनट बोलेगा, तो आप बताइए कि असर वो ज्यादा करेगा कि 4-5 लाख इकट्ठे होकर आपने आंदोलन किया, वो असर करेगा? हमने जो फेस किया, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे राजनीति गंदी होती है। हमने जब सामाजिक संगठन बनाया था
उस संगठन का पहला स्तंभ यह रखा था कि राजनीतिक विहीन रखेंगे, मतलब राजनीतिक को दूर रखा जाएगा। हमें भी नफरत था शुरुआत में, लेकिन हमें पता चला, समझ में आया कि जिस समस्या के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो समस्या कहां से पैदा हो रही है। वो समस्या विधायिका से पैदा हो रही है, और विधायिका में कौन बैठा हुआ है? जिसको हम 5 साल में चुन के भेजते हैं वही बैठा हुआ है। तो मैं जो बता रहा था, सड़क पे 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए या 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, 2 दिन चिल्ला लो, लेकिन 2 विधायक आपका 2 मिनट या 3 मिनट विधानसभा में वो बात रखेगा तो असर वो ज्यादा करेगी। 5 लाख लोग सड़क पे इकट्ठा हुए वो असर नहीं करेगी। अम्बेडकर जी कह रहे थे कि राजनीतिक वह कुंजी है जो आपके अधिकारों का दरवाजा खोलेगी। राजनीतिक वह कुंजी है जो आपके अधिकारों का दरवाजा खोलेगी। वो चाबी ऐसी है जिसको अगर आपने अपने हाथ में है तो तभी आपके अधिकारों का दरवाजा खुलेगा। संविधान कितना भी बढ़िया है, लेकिन उस संविधान को इंप्लीमेंट कराने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो संविधान कितना भी बढ़िया होगा वो कोई मतलब नहीं है। और वो आज यही हो रहा है देश के अंदर। मैं ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, आज क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाया। एक में आया, सबसे सुना मैंने कि यहां खर्चा बहुत होता है, चुनाव में खर्चा बहुत होता है। मैं बताना चाहूंगा, जब पहली बार विधायक लड़ा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे घर से कुछ खर्चा छोटा मोटा हुआ होगा, और सामने वाला मंत्री था, उसके पिता मंत्री था, वो करोड़ों में लड़े और हम लगभग 10-15 लाख में लड़े, और वो भी लोगों ने कलेक्शन किया था। अभी सांसद चुनाव लड़ा तो मेरे सामने बड़े दिग्गज नेता थे। मोदी जी का एक भाषण सुना होगा आपने, मंगलसूत्र विभाजित जो भाषण दिया था, मंगलसूत्र अधिक बच्चे पैदा करने वाले अर्बन नक्सलाइट। इस लोकसभा में सबसे ज्यादा समय तक मोदी जी ने कई भाषण दिया था तो संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा मेरी सीट पे दिया था। सबसे ज्यादा अगर विवादित शब्द यूज हुए थे तो मेरी सीट बांसवाड़ा से उपयोग में किए थे। लेकिन जनता ने इतना शानदार तमाचा मारा, 2,47,48,000 से मुझे जिताया। मेरे नाम से 2 राजकुमार खड़े किए थे, मेरे नाम से 2 राजकुमार, सेम नाम, चेहरा भी सेम कराया था। मैंने नॉमिनेशन भरा, नॉमिनेशन भरने के बाद वहां से ये लोग फोटो ले आए और सेम मेरे शरीर में भी थोड़ी हल्की दाढ़ी, इस तरह से 2 लड़के तैयार करके सेम नाम के सेम फोटो। मैंने एक फाटा बांधा था, ये ताज बांधा था, तो एक जने को भी उन्होंने ताज बनवाया और वही फोटो नॉमिनेशन में डाला, ताकि बैलेट पेपर जो ईवीएम मशीन आया उसमें वही सेम फोटो, सेम चेहरा, सेम ये ताज, सेम नाम और सिंबल भी सेम दिलाया उन्होंने। हॉकी स्टिक अपना सिंबल है और हॉकी का उल्टा होता है छड़ी, जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो सहारा, तो हॉकी स्टिक को उल्टा करके हॉकी स्टिक हो गया, लेकिन उसको उल्टा पकड़ा तो छड़ी। तो उन्होंने चुनाव आयोग में जो खोज के वो चिन्ह भर के वो डाला, 1,20,000 वोट ले गए वो। अगर 1,20,000 नहीं गए होते 3.5 लाख वोटों से जीत होती हमारी। तो मैं कोई ताकतवर नहीं हूं, मैं न मेरे राजनीतिक घराने से था, न मैं जनबल से धनबल से ताकतवर हूं। लेकिन हमारे वहां जनता ने समझ लिया है कि हम सड़क पे आंदोलन करें, इससे ज्यादा हम विधानसभा लोकसभा में हमारे आंदोलनकारियों को भेजे ताकि इंप्लीमेंट। पिछली बार हम 2 विधायक बने थे 2018 में। अपने अविश्वास दिवस की राजकीय अवकाश कब घोषित हुआ है? नहीं, राजकीय अवकाश कब घोषित किया राज्य सरकार ने? इसकी जानकारी बता दो मैं। राजस्थान में 2 विधायक चुनने की वजह से परिवर्तन क्या हुआ? भारत देश के अंदर
विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश, पहला राजकीय अवकाश राजस्थान की सरकार ने घोषित किया, इसके बाद सभी जगह किया। और वो इसलिए कि हम 2 विधायक गए थे और हमने प्रेशर बनाया था जोरदार तरीके से। 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हमारे आम जनता को 10% लोगों को जानकारी में था, लेकिन 90% लोगों को तो 2015 तक तो पता ही नहीं था विश्व आदिवासी दिवस का विश्व आदिवासी दिवस यूएन ने घोषित किया। परिवर्तन हुआ। कई ऐसे प्रकार थे, कई ऐसे मामले थे बड़ा लार्ज लेवल पे। आज हमारे 2 उपचुनाव हैं मेरे वहां, एक तो मेरी सीट खाली हुई और दूसरी जगह राष्ट्रपति महोदय महामहिम का कार्यक्रम कराया दोनों सीटों के आसपास, 2 सभाएं। छत्तीसगढ़ में कितनी बार आया पता नहीं, लेकिन हमारे वहां 2 से 3 बार आ गए। अभी प्रधानमंत्री जी भी आ गए और मुख्यमंत्री जी विधायक आता है वैसे आते थे हर 10-15 दिन में। परिवर्तन हुआ। हम 2-3 लोगों के जाने की वजह से। अब झारखंड राज्य जिस उद्देश्य से बनाया था, दादा ने बताया, उन लोगों ने संघर्ष किया, उनके साथ वाले लोगों ने संघर्ष किया। खरसरा जो कांड है उसमें उड़ीसा में सम्मिलित कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से। जयपाल सिंह मुंडा उस समय नेतृत्व किया करते थे इस इलाके में। झारखंड राज्य के निर्माण में उनका भी काफी योगदान रहा, लेकिन इनका मैंने छोटा मोटा स्टडी किया तो जयपाल सिंह मुंडा यहां से पढ़ने के बाद लंदन गए, जो टीचर थे वो ले गए और वहां से अभी जो आईएएस की पोस्ट, आईएएस की सर्विस होती है, उस समय शायद ईएसएस करके कोई सर्विस हुआ करती थी, आईसीएस सर्विस हुआ करती थी, उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। और इस लेवल की ट्रेनिंग करने के बाद भी इंडिया में आए और रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए तो वहां पर भी उनको छुआछूत का दब्बा लगा के उनके साथ अन्याय किया। वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मुझे नाम ध्यान नहीं, आप लोगों को पता होगा। वहां से हमारे जो राजस्थान के अंदर आए, उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था जरूर था, लेकिन राजा रजवाड़ों का उनका कॉम्बिनेशन सेटिंग से चलता था, सब समझौता हुआ करता था। तो गंगा से करके राजा थे, वहां रहे, वहां उन्होंने छुआछूत की। एक किताब में पढ़ा था, चतुर्श्रेणी लेवल का आदमी, सफाई करने वाला आदमी, आईएएस लेवल की आदमी था, उससे उन्होंने छुआछूत किया और वहां भी छोड़ दिया उन्होंने। और झारखंड के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक दिक्कत हुआ कि वो इतना प्रेशर में आ गए, इतना प्रेशर में आ गए तो वो समझौता करना पड़ा शायद कांग्रेस से और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। और उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने भी पार्टी बनाई थी, कुछ विधायक भी निकले थे, लेकिन समझौता करने के बाद वो पार्टी का खत्म हो गया। इसलिए यहां पर मैंने प्रदेश कार्यकारिणी को भी कहा है कि हमें ठीक लगे तो विचार करना है, लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी का नाम, हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में ही चलाना होता तो हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह राजस्थान मुक्ति मोर्चा बढ़ा देते। हमने पूरे देश के अंदर देखा है कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय को, साथ ही दलित पिछड़ों को एक पॉलिटिकली नेतृत्व देने की जरूरत है। इसलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी बनाई, ताकि पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे देश के दलितों को एक राजनीतिक नेतृत्व देने की जरूरत है। और यही भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के आदिवासियों को नेतृत्व देने का काम करेगी। और साथ में जो मानवता में विश्वास करता है, इंसानियत में विश्वास करता है, उन हर समुदाय को जोड़ने का काम करेगी, लेकिन नेतृत्व आप लोग करोगे। पहली बार हुआ है ये। और एक रिकॉर्ड ये भी है कि अब तक की पार्टियां बनी, इसमें सबसे अधिक कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने का अगर रिकॉर्ड है तो भारत आदिवासी पार्टी का वर्तमान समय में। इसलिए आप सभी को ये पार्टी आपकी समझनी है। किसी विधानसभा में हम ऊपर से कैंडिडेट थोपने का काम नहीं करेंगे, आप लोग ही डिसाइड करोगे। और ये राजनीतिक या सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं है,
ये हमारे समुदाय के, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व तैयार करने की, हक अधिकार के, हमारे अस्तित्व बचाने के लिए पार्टी बनाई गई है। यहां पर बता रहे थे पेंसिंग रूल्स के बारे में, मानकी मुंडा को एक अधिकार दे रखा है, एक पावर दे रखा है। क्यों नहीं कर रहे ये लोग? एक चीज समझनी पड़ेगी, हजारों सालों से हमारी जो व्यवस्था बनी थी, और हजारों सालों से जो व्यवस्था बनी थी, इस व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। नदी किनारे खेत होते हैं, वो मिट्टी जो बनती है, उस मिट्टी को बनने में 1000 साल लगते हैं। कोई भी उपजाऊ मिट्टी बनती है तो उस मिट्टी को तैयार होने में हजारों साल लगते हैं। इसी तरह हमारे समुदाय की जो परंपरा, हमारी व्यवस्था जो बनी, वो 1-2 साल, 100-200 साल में नहीं बनी, वो हजारों सालों से बनी थी। हमारे पुरखों ने बड़े संघर्ष के साथ वो व्यवस्था बनाई थी। तो उस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, और अंग्रेजों ने भी इसको समझा। इसलिए उन्होंने पेंसिंग रूल्स जैसे कानून लाए। आज हमारी भाषा की बात हो रही है, संरक्षण की। जो भाषा थी ही नहीं, ऐसी भाषा को उन्होंने मान्यता दी थी। जैसे कि हम राजस्थानी की बात करें, गुजराती की बात करें, मराठी की बात करें, अगर हिस्ट्री जानने जाएंगे तो 1500-1600 ईस्वी से पहले उनका कुछ नहीं मिलेगा कहीं। 1500-1600 ईस्वी से पहले कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो भाषा है, जैसे कि यहां पर हो भाषा है, वो हजारों सालों से वो भाषा कैसे निर्माण किया होगा पूर्वजों ने, पेड़ों से, नदियों से, नालों से, पर्वतों से शब्द खोजे होंगे, तैयार की, अपनी भाषा बनाई, एक बोली बनाई। लेकिन आज सरकार इन भाषा बोलियों को मान्यता नहीं देना चाहती है, संरक्षण नहीं देना चाहती है। तो हजारों सालों से भाषा का निर्माण 1-2 साल, 10 साल, 100 साल में नहीं होता है किसी भाषा बोली का निर्माण। बनावटी जरूर कर लेते हो, लेकिन इन भाषा, हमारी जो भाषा बोली का जो निर्माण हुआ, वो हजारों साल लगे हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व खत्म करने का प्लान है इनका। पहले हथियार से लड़ाई लड़ते थे, वो कलम और दिमाग से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसमें फंसे जा रहे हैं। पूरे देश में आदिवासी समुदाय की हालत खराब है। अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति होगी, कोई अलग अलग तरीके से लड़ रहा होगा। और कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियों से क्या होगा। आप सबकी जानकारी में एक बार और बता दूं मैं, अगर इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो ये लोग इतनी तानाशाही करते जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और जब भी इस देश में अभी रोजगार गारंटी का नाम ले रहे थे, यूपीए की सरकार में आया, कांग्रेस के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस फुल फ्रेश में होती तो क्या रोजगार गारंटी अधिनियम कानून बनता? यूपीए की 2 सरकारों में फॉरेस्ट राइट एक्ट की हम लोग आज कर रहे हैं। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006 कांग्रेस फुल फ्रेश में होती, क्या वो कानून लाती? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, ये सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के प्रपोजल और उनकी प्रेशर की वजह से यूपीए सरकार ये कानून लाई। लेकिन जैसे एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है, उनको धीरे धीरे खत्म कर रही। फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने अभी कानून लाया 2022 में, फॉरेस्ट में जो संदिग्ध दिखे, किसी के पास कोई हथियार हो, उसको फॉरेस्ट अधिकारी गोली मार सकते, ऐसा कानून लाई। कुछ जगह विरोध हुआ, कुछ जगह विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग धर्म की लड़ाई में पड़े, धर्म खतरे में। उन्होंने शब्द क्या यूज किया कि किसी के हाथ में हथियार दिखे तो हमारा जो कुल्हाड़ी तो एक धरोहर है, एक क्या आभूषण है। हमारा तीर कमान उनकी नजर में हथियार है, लेकिन हमारी नजर में एक आभूषण है, हमारा साधन है। उनकी नजर में क्या हथियार है।
ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे। देश में एक चीज सामने आई, मैंने जो फेस किया, हम लोग कहते हैं कि कानून सरकार बनाती है, नीतियां सरकार बनाती है, फिर थोड़ा बहुत खोजा, थोड़े बहुत साथी कहते हैं, हम सब के सोचते हैं कि कानून सरकार ब्यूरोक्रेसी बनानी, मतलब कैबिनेट नहीं बनाती है, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, अधिकारी वर्ग बनाता है। और हमें जो मैंने महसूस किया कि कानून है या नीतियां है, कोई भी कैबिनेट या सरकार नहीं, न ही ब्यूरोक्रेसी, व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, बिजनेसमैन ड्राफ्टिंग करते हैं, किस राज्य में कैसा कानून लाना है, किस राज्य में कैसी नीति लानी है, ब्यूरोक्रेसी को देते हैं और ब्यूरोक्रेसी कैबिनेट सरकार को देती है, और सरकार में हमारे विधायक जो बैठे हैं, जिनको कोई पता नहीं है, हाथ खड़ा करके कानून पास करवा लेते हैं। यही वास्तविकता। पिछले रहे हुए सारे विधायक को आप पूछ लो कि आपके 5 साल के सरकार में कितने कानून आए, कितनी नीतियां बनी, संख्या नहीं बता पाएंगे। उस कानून में क्या है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी कितनी संख्या है वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि श्रेय किसको जा रहा है? कानून बनाने का श्रेय तो कैबिनेट और सदन में बैठे हुए विधायक को जा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं, सिर्फ सरकार लाई, सचेतक ने उनको कहा कि आज रुकना है, इतने बजे बिल पास होगा, आपको हाथ खड़ा करना है। तो कानून कौन बना रहा है? झारखंड में खनिज नीतियां हो, झारखंड में कोई भी नीति हो, व्यापारी वर्ग आके झारखंड की नीति बनाने का काम किया है, इस सरकार के अंदर भी और पहली सरकार के अंदर भी। लैंड बैंक को लेकर चल रहा था, मैंने सुना रघुवर की सरकार थी, आदिवासी के जितने आस्था स्थल है, आदिवासी के जितने जो पूजा पद्धति वाली जगह है, या जितना जो कब्जे शुदा जगह है, उन सारी जगह जमीन को रिकॉर्ड में लेकर उन्होंने लैंड बैंक बना दिया 2,80,000 हेक्टेयर के आसपास, एकड़ के आसपास। वर्तमान सरकार आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम भी सिंपैथी रखते हैं, हमारे समुदाय के मुख्यमंत्री जी बने, उन पे आपत्ति है, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, रैली के माध्यम से समर्थन किया, लेकिन तकलीफ है इस बात की कि आपने इस लैंड बैंक कानून को वापस क्यों नहीं रद्द करवाया? इस कानून के तहत हमारे आदिवासी की जो जमीन रिकॉर्ड ले ली है, उस पर आपने काम क्यों नहीं किया? एक बड़ा दुख की बात सामने आई, पैसा एक्ट। पैसा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाया, सभी राज्यों को निर्देश दिए गए कि आपके राज्य के अनुकूल आप उसके नियम बनाओ। भारत के 6 शेड्यूल 6(5) के सारे राज्यों में पैसा एक्ट के नियम बने, झारखंड 1 में अभी तक नियम नहीं बने। क्यों नहीं बने नियम? आदिवासी मुख्यमंत्री थे, आपको बेस्ट नियम बना के लागू कर देने चाहिए थे। पैसा एक्ट के नियम अभी तक झारखंड में नहीं बने। क्या रीजन रहा है? क्योंकि चाबी किसी और के हाथ में। झारखंड के लोग इसीलिए आंदोलन लड़ते आए थे, उड़ीसा में सम्मिलित नहीं होना है, बिहार से अलग होना है, ताकि हमारा सेपरेट राज्य बने। सेपरेट राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा, यहाँ पर जो खनिज संपदा है, जल जंगल जमीन है, हमारा प्रभुत्व रहेगा। इस उद्देश्य से आंदोलन लड़े होंगे, लेकिन आज बाहरी घुसपैठ बहुत ज्यादा हुआ है। बाहरी लोगों को नौकरियां ज्यादा मिल रही है, तो सारी बातें हैं। मैं संगठन पे ही आ जाऊंगा वापस कि संगठन को कैसे मजबूत बनाना, विचारों से मजबूत बनेगा। इस संगठन में राजकुमार ओझा सांसद कोई ताकतवर नहीं है, और नहीं राजकुमार ओझा महत्वपूर्ण है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ डॉक्टर हैं। कहते हैं कि वैक्सीन तैयार होती है, तो हमारी एक विचारधारा, एक वैक्सीन है भारत आदिवासी पार्टी विचारधारा। हमने बिरसा मुंडा के आंदोलन से, हूल विद्रोह से, कोल विद्रोह से, हमारे उधर मानगढ़ का आंदोलन, छत्तीसगढ़ के पुराने आजादी से पहले जितने आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से आंदोलन किया था, उनसे हमने स्टडी करके उनके विचारों को भारत आदिवासी पार्टी का एजेंडा बनाया है सबसे बड़ा। तो ये वैक्सीन तैयार हुई। क्या तैयार हुई है? एक वैक्सीन जो इलाज करने का काम करेगी, और इलाज के रूप में हमारे जैसे और आप जैसे डॉक्टर तैयार हो रहे हो। तो वो वैक्सीन ये खत्म नहीं होने वाली है। डॉक्टर बदल जाएगा, हो सकता है, लेकिन वैक्सीन खत्म
नहीं होगी, तो हमारे जितने जो पदाधिकारी हैं, मैं हमको ये समझना है कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी पार्टी की विचारधारा इंपॉर्टेंट है। और पार्टी हम हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन विचारधारा ऊपर नीचे नहीं होगी। और ये वैक्सीन पूरे देश के अंदर काम करेगी। आने वाले समय में हमें एक सावधानी पूर्वक तरीके से इस विधानसभा के अंदर, झारखंड विधानसभा की बात करें, हम आजाद भारत के अधिकारों के आंदोलन की बहुत आंदोलन करते हो, लेकिन यहां पर वोटिंग परसेंट कितना होता है? 60%, 65%। यहां की 35 से 40% जनता का वोट नहीं डाल रही है। मैंने सभी विधानसभाओं का स्टडी किया, 81 विधानसभा, 28 विधानसभा आदिवासी रिजर्व सीटें, 9 सीटें एससी रिजर्व है, 44 सीटें अनरिजर्व है। अब ये बताएगा कोई अनरिजर्व सीट से कोई भी आदिवासी चुन के गया आज तक झारखंड विधानसभा में? क्यों नहीं गए? हमारे वहां तो सांसद भी एक सीट अनरिजर्व सीट से आदिवासी चुन के चला गया। दादा बताना एक सीट पे गए। मेरा एक कहना है कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, मतलब अवेयरनेस है ही नहीं। और एक ये जो योजना अभी कोई बता रहे मैया योजना, क्यों जरूरत पड़ रही है? चलो योजना ये हम भी स्वागत करते, मिलना चाहिए हमारी बहन बेटियों माताओं को, लेकिन जो मेन काम है, जल जगह जमीन का था, मिनरल्स का था, रिजर्वेशन का था, पैसा कानून का था, नौकरियां था, उस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? एक लोभ लालच देख के ये निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के विरोध में है। ये योजना भी गलत तरीके से लागू की जा रही है चुनाव के आसपास। क्या जरूरत पड़ी? मध्य प्रदेश में लाडली बहना, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना? लाडली बहना योजना लाई थी मध्य प्रदेश सरकार, मामा जी लाए थे। कंस मामा जी नाम सुनने, इधर कोई आवाज आ रही है। मैं भी मध्य प्रदेश में गया, मेरा हमारा इलाका से नजदीक है, तो सरकार बनी, इसके बाद 1 महीने आया पैसा, इसके बाद बंद हो गया। अब सारी लाडली बहना अब लाडली नहीं रही, और इस लाडली बहना के चक्कर में सब कुछ हो गया काम वहां। लेकिन दूसरी तरफ पता चला 4 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई। 3 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति, एसटी आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई, और लाडली बहना बना के सबको निपट लिया। तो यहां पर भी ऐसा ही नहीं हो, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आज एजुकेशन का हम देख रहा था, हम लोग मंच से कहते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को बहुत पढ़ना चाहिए, लेकिन अब तो ये कहने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है अंदर, क्योंकि पाठ्यक्रम अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं। हम बच्चों को कह रहे हैं आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, बहुत पढ़ो, लेकिन सच्चाई ये है कि पाठ्यक्रम बिल्कुल काल्पनिक और बिना काम की चीजें पाठ्यक्रमों में डाल रखी है। ओरिजिनल इतिहास नहीं डाला है, एक सिर्फ डिग्रीधारी बना रहे हैं, उसको इंटेलिजेंट, उसको ज्ञानी बनाने का पाठ्यक्रम नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों में जानकारी मिली, और सच्चाई है कि जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी का या से स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अलावा अलग से भी किताबें पढ़ाई जाती है, अच्छी क्वालिटी का नॉलेज दिया जाता है, वास्तविकता वाला। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को काल्पनिक चीजें, बिना काम की चीजें ज्यादा पढ़ाई जा रही है। बिरसा मुंडा जी के बारे में आज भाजपा एक अभियान चला रही है, क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस नहीं, एक दूसरा फिर चलाया है, अभी अभियान चलाया, जो अभी एक अभियान चलाया सदस्यता अभियान भाजपा ने, उसमें हमारे राजस्थान में जो सदस्यता अभियान करवा रहे हैं आदिवासी इलाके में, बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगा रहे हैं, और बिरसा मुंडा जी ऐसा करके अभियान चलाया है। लेकिन बिरसा मुंडा जी के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अंदर 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में बिरसा मुंडा जी का इतिहास लिखा था, उनकी जीवनी लिखी थी, और उनके उद्देश्य विचार लिखे थे। अभी 2024 के अंदर
उसको हटा दिया आजाद, और उसके जो उद्देश्य उनकी जीवनी थी उसको भी काट छाट दिया। किसी को नहीं पता ये बात। पिछले 10 सालों में एनसीईआरटी के अधिकतर पाठ्यक्रमों में आदिवासियों का जो इतिहास था उसको तोड़ मरोड़ दिया गया है या हटा दिया गया है। झारखंड का मुझे जानकारी नहीं है, आप पता करना पिछले 10 सालों में कितना परिवर्तन आया। जो कुछ बचा कुचा इतिहास था उसको भी हटाने का काम किया है, और सरकार की नीतियां ऐसी बनाई है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए उन्होंने एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है। आप खुद विचार करना, मेरे से ज्यादा अनुभवी हो। आपने जब 5वीं क्लास पढ़ाई की थी उस समय का 5वीं पढ़ा हुआ बंदा और आज 12वीं पढ़ा हुआ बंदा उस 5वीं पढ़े हुए बंदे के सामने फेल है आज की तारीख में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला। एजुकेशन क्वालिटी क्यों? एक ही चीज है, उनका उद्देश्य यही है कि दिमाग से उन लोगों को, तरीके से उनको मारो। यहां पर धार्मिक गतिविधियां कैसी होती है मुझे जानकारी नहीं ज्यादा, लेकिन एक बात ध्यान रखना आपको, आदिवासी पूजा पद्धति, आदिवासी धार्मिक व्यवस्था, ये जो बनावटी जो धर्म है सबसे बेस्ट है। हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप देख सकते हो देश के अंदर खून खराबा हो रहा है। मणिपुर के अंदर क्या स्थिति बनी, आदिवासी आदिवासी को मार रहा है, मेहते भी आदिवासी, कुकी भी आदिवासी, एक ईसाई बना हुआ है, एक हिंदू बना हुआ है, और दोनों कट्टरता जहर इतना फैला दिया इन लोगों ने कि आपस में एक दूसरे को मार काट के खा रहे, ये कंडीशन बना दी है। मानसिक गुलामी से आजादी प्राप्त करनी है। इन लोगों ने देश से राज करने के लिए एक ही विचार किया कि इनको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए, और उसका पहला साधन ही वही है। इसलिए आप सभी को इस पार्टी के बारे में किसी प्रकार का कोई मन के अंदर अलग भावना या क्यों कंफ्यूजन या डर वाली चीजें रखनी ही नहीं है। ये ताकत बनेगी, हम सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे राजस्थान में 25 रिजर्व और 200 में से कितनी, 200 सीटों में से 25 है, और 25 में भी शेड्यूल एरिया की 17 सीटें हैं, फिर भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हम लोग। और यहां पर तो 28 सीटें हैं। कितनी सीटें? 28 सीटें। 28 सीटें रिजर्व है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 सीटें अनरिजर्व है, और उसमें भी 15 सीटों पे आदिवासी वोटर एक निर्णायक वोटर है, ये इंपॉर्टेंट है। रही बात दूसरे समुदाय को, जो एससी समुदाय के साथी हैं, माइनॉरिटी के, ओबीसी के हैं, उनको भी हमने साथ उनको कहना है कि समुदाय आपके नेतृत्व में हजारों साल, मतलब आजादी के बाद से चला हुआ है, इससे पहले नहीं चला था, आजादी के बाद से चला हुआ है। तो अब आपके हमारे नेतृत्व में, क्योंकि आदिवासी समुदाय एक मानवतावादी समुदाय है, दयालु है और न्यायवादी है, किसी के साथ अन्याय आज तक हमारे लोगों ने नहीं किया है। इसलिए आप सभी को इस पार्टी के साथ मिलकर तरीके से काम करना है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मुझे जानकारी मिली थी, कुछ लोगों ने रास्ते में ज्ञापन भी दिया बिरसा मुंडा जी के इतिहास को लेके, यहाँ पे डेवलप को लेके, और भाषाई हमारी पार्टी का एजेंडा ही यही है। और आपके जो हो भाषा का जो डिमांड चल रही है, मुंडारी भाषा का जो डिमांड चल रही है, हमारे उधर भीली भाषा का, गोंडी भाषा का, इन सब को लेके हम लोग बड़े लेवल पे एक प्लान बना के दिल्ली के अंदर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं आने वाले समय में। और संसद के अंदर भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, और उठाएंगे ही नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। मुझे आपने थोड़ी नीति तैयार कर रखी हो तो उस नीति के बारे में थोड़ी मुझे एक जानकारी दे देना, और अवश्य ये काम भी कराएंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके अंदर डर मत रखना, आपने थोड़ा सा हौसला कर दिया तो ये झारखंड की विधानसभा में अवश्य जोरदार परिवर्तन आ जाएगा। और ऐसे प्रतिनिधित्व चुन के जाएंगे आप में से, जितने आंदोलनकारी, हम भी आंदोलनकारी थे, हम कोई पॉलिटिकली लोग नहीं थे, लेकिन आपको ठानना है। और जो 30-35% वोट नहीं पड़ रहा है, और मेरा जहां तक मानना है लगभग हमारे ही समुदाय का वोट नहीं पड़ रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। समय ज्यादा भी हो गया है, आप सबकी जिम्मेदारी है भारत आदिवासी पार्टी को एक मजबूत प्लेटफॉर्म यहाँ छत्तीसगढ़ में देना है। और यहां पर एक व्यवस्था बना रखी है हमने, हाईकमान सिस्टम खत्म कर रखा है, सिलेक्शन प्रणाली बना रखी है। आप राय, जो भी विधायक प्रत्याशी आएगा वो आप लोग चुन के भेजोगे, मतलब जो वोट देगा वही उसका सिलेक्शन करने का काम करेगा।
और हमारी पार्टी में ऐसा नियम बना रखा है कि अगर विधायक बनने के बाद पार्टी गाइडलाइन तो ठीक है, लेकिन समुदाय के प्रति वफादार नहीं रहा और आदिवासियों के हक अधिकार के प्रति अगर लेकर नहीं बोला तो दूसरी बार टिकट काट दी जाएगी। दूसरी पार्टी में यह है कि आपने आदिवासियों के अधिकार की बात बोली तो टिकट काट दी जाती है, और अपने यहां पर यह है कि अगर आपने संविधान को लेकर, संवैधानिक प्रावधान को लेकर, आदिवासी इतिहास को लेकर, आदिवासी के अधिकार को लेकर, आदिवासी पर हो रहे अत्याचार को लेकर अगर आपने पेरवी नहीं की और लड़ाई नहीं लड़ी तो दूसरी बार टिकट नहीं दी जाएगी। ये बना रखा है हमने। तो हमारे पास विधायक है वो टेंशन में रहते हैं, वित्तीय है वो रात दिन यही सोचते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बात को सुना, आपने समझा और आप सभी मिलके एक झारखंड के अंदर नया परिवर्तन लाए और एक ही ठान लेना है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि भेजने के बाद हमको सड़कों पे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा व्यक्ति विधानसभा के अंदर ही अपने दम खम के साथ बात रखे और पूरे जोर तरीके से हमारी जो समस्या है उसका समाधान करने की ताकत रखे। जैसे जनप्रतिनिधि इस बार हमको भेजने हैं, एक ही चीज इस बार एक नारा लगाना है हमको, इस बार मतदान नहीं मत अधिकार का उपयोग करना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग और साथ ही पार्टी वाले क्या कहते हैं, अधिक से अधिक मतदान करो। इस बार मत को दान नहीं करना है, इस बार मत का अधिकार का उपयोग करना है। क्या करना है? मत अधिकार का उपयोग करना है। इस बार मतदान नहीं करेंगे, दान हमने बहुत कर दिया, बहुत दान किया। दूसरा चीज पैसे वाला, खर्चे वाला जो सुनने में आ रहा है, अगर ये लोग देते हैं कुछ, ये लोग साड़ियां वाड़ियां भी बांटते हैं, सुनना है मैंने। अपनी पार्टी में ये है कि हमारे विधायक प्रत्याशी ने अगर दारू, पैसा या साड़ियां कोई बांटी तो उसको वोट नहीं देना है। बुरा नहीं लगा? हमारे यहाँ फिक्स है कि हमारे प्रत्याशी ने अगर पैसा बांटा, कोई पैसे वाला भाईजान हो, या दारू बांटा या साड़ियां लोग लालच वाली चीजें बांटी, तो उल्टा उसको नहीं देना, क्योंकि हमें वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करना है। वो आपको लालच देकर जीत तो जरूर जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं करेगा। इसलिए हमें क्रांतिकारी स्वच्छ नेता चुन के भेजने हैं। और वो कांग्रेस बीजेपी वो देते हैं जेमे मारे, तो कुछ दिक्कत नहीं, अपने लोगों को कहना ले लेना, क्योंकि ये तो ब्याज आया है। क्या आया है? ब्याज। और मूलधन वसूलने के लिए विधानसभा में हमको भेजना है, क्योंकि टैक्स ब्याज है, हमारा ब्याज ही है वो तो, क्योंकि यहां से टैक्स गया है, यहां माइनिंग की है इन लोगों ने, यहां से खनन सारा निकाला, हमारे अधिकार हमारे पे टैक्स वसूल के आपने लिया, राजकोष में इकट्ठा किया, योजना के नाम से भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के नाम से पैसा कमाया और वो आप हमको दे रहे हो, तो क्या आया? ब्याज आया। मूलधन तो वसूलना बाकी है। तो मूलधन वसूलने के लिए विधानसभा में भेजना है, ये दो नारे लगाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जवान।